गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट चल रहा है ये 2.1। कल हमने प्रबंध के सिद्धांत करे थे 7 सिद्धांत। अगले टॉपिक में अब हम बाकी 7 सिद्धांत अब करेंगे। नंबर 8 सिद्धांत केंद्रीयकरण। एवं विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को पूर्ण केंद्रीकरण और पूर्ण विकेंद्रीकरण की जगह पर प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। ये सिद्धांत ये बता रहा है कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उसमें केंद्रीकरण की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जो बड़े बिजनेस हैं उसमें विकेंद्रीकरण की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो उनको निर्णय लेने का अधिकार अधिकारियों को अपने पास रखना चाहिए। जो कम महत्वपूर्ण हैं या दैनिक कार्य हैं उनसे संबंधित निर्णय अधीनस्थों पर सौंप देने चाहिए। इससे क्या होगा, संस्था का कार्य बहुत अच्छे ढंग से होएगा। जैसे उदाहरण के लिए लें, जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं, कंपनी ने अपना विस्तार करना है तो वो अधिकार अधिकारी अपने पास रखेंगे, लेकिन कर्मचारियों को छुट्टी देनी है, कच्चा माल खरीदना है, वो अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिया जाएगा। नंबर 9 सिद्धांत। हम ये सिद्धांत कर रहे हैं हेनरी फ्योल के। नंबर 9 सोपान श्रृंखला, स्केलर चैन। सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला। अब ये सोपान श्रृंखला क्या है? इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा है जो उच्चतम अधिकारी से नीचे निचतम अधीनस्थ तक सीधी रेखा में चलेगी। फ्योल के अनुसार इसका अभिप्राय है कि इस श्रृंखला का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। इसमें संदेशवान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलेगा। अर्थात जितनी भी बीच में श्रृंखला में कड़ी आएंगी, पोस्ट आएंगी, उसमें से किसी भी पोस्ट को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं इसका। ए बी सी डी ई बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस टी यू। अगर ये आपका सोपान श्रृंखला है। अगर F ने T तक कोई संदेश पहुंचाना है तो पहले F को E को संदेश भेजना पड़ेगा, E से D की तरफ, D से C की तरफ, C से B, फिर A तक, फिर A P को देगा, P Q को, Q R को, फिर R S को, फिर T के पास पहुंचेगा। तो ये कहलाती है सोपान श्रृंखला। मतलब संदेशवान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा की तरफ चलेगा और बीच में जितनी भी ये पोस्ट हैं, जितनी भी कड़ी हैं, इसमें से एक भी कड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो ये F और T के बीच में संबंध आ रहा है ये बोलते हैं समतल संपर्क। समतल संपर्क। समतल संपर्क
ये समतल संपर्क हम कब स्थापित करेंगे? जब कोई इमरजेंसी आ जाएगी, एकदम इमरजेंसी आ गई तो उस केस में हम इंतजार नहीं करेंगे, अनावश्यक देरी नहीं करेंगे। ये F40 समान सत्र के अधिकारी हैं। F डायरेक्ट सीधे रूप से T से संपर्क कर सकता है, तो ये कहलाएगा समतल संपर्क। ये कब अपनाया जाएगा? जब कोई संस्था में इमरजेंसी आ जाएगी। नंबर 10, व्यवस्था, ऑर्डर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर, व्यवस्था। ऑर्डर एक आदेश भी होता है, एक व्यवस्था भी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु अपनी उचित स्थान पे होनी चाहिए और हर व्यक्ति के लिए उचित स्थान होना चाहिए। इसके लिए संस्था में 2 उपक्रम बनाए जाते हैं। हर एक संस्था के अंदर 2 विभाग बनाए जाएंगे। एक भौतिक साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दूसरा मानवीय साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भौतिक साधनों की व्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि हर वस्तु उचित स्थान पे होनी चाहिए और हर वस्तु का उचित स्थान होना चाहिए। और मानवीय साधनों की व्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि हर व्यक्ति के लिए उचित स्थान होना चाहिए और हर व्यक्ति उस स्थान पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर उन्होंने कोई काम करना है तो वो वस्तु उस जगह पे मिल पड़ी हुई है, वहाँ से उठा के वो अपना काम कर सकते हैं। वो व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठा हुआ है तो उससे वहाँ से संपर्क किया जा सकता है। नंबर 11, ये 14 सिद्धांत है हमारे। 11 सिद्धांत है समता। समता, समता को बोलते हैं हम इक्विटी, समानता। ये सिद्धांत ये बताता है कि फ्योल ने इस सिद्धांत के बारे में ये बताया है कि हर अधिकारी को उसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कर्मचारी के साथ बढ़िया व्यवहार किया जा रहा है और दूसरे कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा तो संस्था छोड़ के जा सकता है। इसलिए जितने भी कर्मचारी होंगे, जैसे मान लो एक कर्मचारी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दूसरा कर्मचारी काम चोर है, वो काम से जी चुरा रहा है, तो उन दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो काम से जी चुरा रहा है उसके साथ सख्त रवैया अपनाना चाहिए। तो इससे समता का सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति कर्मचारी काम कर रहा है संस्था में, वो 10 इकाइयाँ बना रहा है। दूसरा कर्मचारी जो है वो प्रबंधक का रिश्तेदार है, वो 8 इकाइयाँ बना रहा है, लेकिन दोनों को सैलरी बराबर मिल रही है। तो यहाँ पर समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। 12, कर्मचारियों में स्थायित्व। कर्मचारियों में स्थायित्व। नंबर 12 है हमारा ये, कर्मचारियों में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार हमें कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना जमा करनी चाहिए। मतलब उनके मन में ये होना चाहिए कि वो हमारी संस्था को छोड़कर नहीं जाएंगे। उनके मन में इस तरह की भावना पैदा करेंगे कि वो कर्मचारी हमारी कर्म संस्था को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर कर्मचारी को बार बार बदला जाएगा तो संस्था में खर्चे बढ़ जाएंगे, उनकी पुनः भर्ती करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इससे खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर संस्था में किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे अच्छा कार्य करने का वातावरण नहीं दिया जा रहा, तो वो संस्था को छोड़कर जाएगा, संस्था को बार बार छोड़ के जाएगा। तो इससे कर्मचारी
को बार बार लगाने पड़ेंगे, बार बार भर्ती करनी पड़ेगी, उनके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना पैदा करनी पड़ेगी, वो संस्था को छोड़कर ना जाए। अगर बार बार छोड़ के जाएंगे तो संस्था को नुकसान हो जाएगा। अब हम करते हैं नंबर 13 सिद्धांत, पहल क्षमता। पहल क्षमता। पहल क्षमता का अभिप्राय ये हो गया कि अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य करने की क्षमता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें कर्मचारियों को पहल करने की योग्यता देनी चाहिए, पहल क्षमता विकसित करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक बिक्री मैनेजर ये सलाह दे रहा है कि हम कोई नई विज्ञापन नीति अपनाते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी ये कह रहा है कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, इससे क्या हो, भविष्य में कभी भी आपको सुझाव नहीं देगा। उसकी पहल क्षमता को आपने दबा दिया। इसके विपरीत यदि उसके सुझाव को अपना लिया जाए तो वो उत्साहित हो जाएगा, आगे से और अच्छे सुझाव देगा। इससे क्या होगा, उसकी हमने पहल क्षमता को बढ़ा दिया। इसलिए हमें संस्था में हमेशा कर्मचारियों को कहना चाहिए कि वो अपने अपने विचार दें, हो सकता है उन विचारों से संस्था को फायदा हो जाए। नंबर 14, ये लास्ट सिद्धांत है, प्रिंसिपल, संयोग की भावना। संयोग की भावना। संयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि कर्मचारी टीम भावना से काम करें। जब भी प्रबंधक काम करे, जब भी उच्च अधिकारी कर्मचारियों के साथ काम करे, तो हमेशा वो ये बोले कि हम करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा, ये वर्ड नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये बोलेगा कि हम करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं करूँगा मतलब वो बोले मैं बोलूँगा, मैं करेगा तो ईगो आ जाएगी। अगर हम वर्ड का यूज़ करेगा तो उससे उनके माइंड में सहयोग की भावना पैदा हो जाएगी, वो संस्था के प्रति समर्पित हो जाएंगे। इसलिए हमेशा वार्तालाप करते समय उच्च अधिकारी मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग करेगा कि हम करेंगे, ये नहीं कहेगा कि मैं करूँगा। इससे क्या होगा, कर्मचारी सहयोग देंगे, उनके माइंड में सहयोग की भावना हो जाएगी और संस्था को लाभ हो जाएगा।